अध्याय 521 बेन का नया शरीर, ग्रह वोर्थास, स्काईशेड मैंशन, अमांडा की कार्यशाला। घूमने की आवाज फुफकार। अमांडा की कार्यशाला में सोल्डरिंग वेंट की हल्की फुफकार गूंज रही थी। साथ ही पिघलती हुई मिश्र धातु की कभी कभार चटकने की आवाज भी आ रही थी। जब वह झुककर काम कर रही थी तो उसके दस्ताने गर्म होने के बावजूद उसकी उंगलियां स्थिर थीं। स्पार्क जैसे ही उसने फाइबर से पिरोए तारों के अंतिम गुच्छे को बेन के नए स्पाइनल पोर्ट में जोड़ा, सर्किट के किनारे पर एक अंतिम चिंगारी भड़की और चुंबकीय दबाव के एक झटके से तंत्रिका फ्रेम स्लॉट को सील कर दिया। हो गया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में संतुष्टि की एक दुर्लभ झलक थी क्योंकि उसने अपने सिर से वेल्डिंग गॉगल्स उतारे और पसीने से चिपके बालों की कुछ लटों को अपने माथे से हटाया। वाह, मैंने वाकई एक उत्कृष्ट कृति बनाई है, उसने गर्व से कहा, और हालांकि उसके गाल कालिख से सने हुए थे, उसकी आंखें एक परिपूर्ण मशीन बनाने के गर्व से चमक रही थीं। उसके सामने बेन का नया रोबो शरीर खड़ा था, जो चिकना, शांत और उस मौजूदा कबाड़ के टुकड़े से कहीं बेहतर था जिसमें वह फंसा हुआ था। फिलहाल इसकी ऊपरी परत गनमेटल ग्रे रंग की थी, बिल्कुल सादी और बिना धकी हुई, लेकिन फ्रेम खुद बिल्कुल दोषरहित था। इसमें कोई अनावश्यक जोड़ नहीं थे, कोई नुकीले किनारे नहीं थे, कोई कमजोर जगह नहीं थी, बस साफ सुथरे आकार और मजबूत जोड़ थे जिन्हें दबाव में भी अपने मूल आकार को बनाए रखने और बिना किसी आवाज के हिलने डुलने के लिए बनाया गया था। अब बस कॉस्मेटिक स्किन लगानी है, एक नया हेयर विग ऑर्डर करना है, और शायद कल तक मैं बेन के दिमाग को इस नए फ्रेम में अपलोड कर पाऊंगी, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज अब हल्की थी, मानो उसके कंधों से आखिरकार कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने कुछ हफ्ते पहले बेन से एक नए शरीर का वादा किया था, लेकिन एक ऐसा डिजाइन तैयार करने में उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग गया जिस पर उसे सचमुच गर्व हो, और उस डिजाइन को हकीकत में बदलने में तो और भी ज्यादा समय लग गया। मुझे उम्मीद है कि इससे बेन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाएगी, उसने आशा भरे स्वर में कहा, और फिर उसने जोड़ों को मोड़कर उनकी जांच शुरू कर दी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे बिना किसी आवाज के हिल सकें। हाँ, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही है, उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। उसके विचार पिछले कुछ महीनों के उन सभी पलों की ओर चले गए जब बेन घर में एक उदास बूढ़े आदमी की तरह घूमता रहता था। बेन अपने मूल रूप में एक घातक हत्यारा था, और एक घटिया रोबोट शरीर में फंसा होना जो हर बार हिलने पर चरमराहट और खड़खड़ाहट करता था, उसे कमजोर करने लगा था। उसने कभी खुलकर यह बात नहीं कही, लेकिन घर में सभी लोग इसे देख सकते थे। वो अंदर से परेशान था। इसीलिए अमांडा ने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वो इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बेताब थी। उसके इस नए शरीर को शुरू से ही गुप्तता और जीवित रहने की क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, और अमांडा ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि रोबोटिक ढांचे में वो उच्चतम स्तर की खामोशी ला सके। स्नाइपर रिग्स में इस्तेमाल होने वाले शांत रिकॉइल चैम्बर से प्रेरित होकर प्रत्येक जोड़ को कंपन दमनकारी आवरणों से सुसज्जित किया गया था, और मामूली से मामूली शोर को भी खत्म करने के लिए ध्वनि दमनकारी प्रतीकों की परत चढ़ाई गई थी। लेकिन वो सिर्फ छुपकर काम करने तक ही सीमित नहीं रही थी। उसने कुछ ऐसे अपग्रेड भी किए थे जिनकी बेन निश्चित रूप से सराहना करेगा। एक, लियो के माना हॉट पर आधारित एक कस्टम माना कोर और सर्किट आर्किटेक्चर। हालांकि यह आसपास के वातावरण से सीधे परिवेशीय माना ऊर्जा को आकर्षित नहीं कर सकता था, लेकिन इसने बेन को उल्लेखनीय दक्षता के साथ उच्च श्रेणी की माना क्रिस्टल ऊर्जा को प्रवाहित करने की अनुमति दी, जिससे वो स्थिर और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करने में सक्षम हो गया। 2, एक वापस लेने योग्य अग्रबाहु ब्लेड जो कॉम्पैक्ट रेजे की तरह तेज और जहर पहुंचाने के लिए रासायनिक रूप से उपचारित था। इसे तैनात करना तेज था, वापस लेना उससे भी तेज था, और यह इतना घातक था कि युद्ध में उसकी पुरानी हत्यारे वाली क्षमता को बहाल कर सके। 3, हथेलियों और एड़ियों दोनों में थरस्टर पोर्ट, जो होवरक्राफ्ट ग्रेड मिनी टर्बाइन से सुसज्जित है। हालांकि वे लगातार उड़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे बाधाओं के ऊपर से सरकने, छतों के ऊपर से छलांग लगाने और छोटी दूरी तक उड़ने की अनुमति दी, जो तीव्र गति वाले युद्ध में गतिशीलता के लिए पर्याप्त था। 4, पूर्ण चेतना बैकअप अपलिंक। अमांडा ने एक सुरक्षित क्लाउड आधारित सुरक्षा प्रणाली तैयार की थी जो बेन के शरीर के किसी भी तरह से ठीक न हो पाने की स्थिति में उसकी चेतना को अपलोड कर देगी, बशर्ते वह समय रहते इसे सक्रिय कर दे। अमांडा उसे फिर से जीवित कर सकती थी। असल में इससे वो अमर हो जाता है। सांस। अमांडा ने गहरी सांस ली और अंततः पीछे हट गई, क्योंकि उसने खुद को उस काम की सराहना करने की अनुमति दी, न कि एक इंजीनियर के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने प्रियजन को अप्रचलित होने देने से साफ इनकार कर दिया था।
तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, बेन, उसने फुसफुसाते हुए अपनी हथेली को छाती पर हल्के से रखा। जैसे ही तुम इस नए शरीर में जागोगे, मैं वादा करती हूँ, तुम्हें फिर से खुद जैसा महसूस होने लगेगा। और अंत में, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, मैं उस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ जो लियो ने मुझे करने के लिए कहा था। इसी बीच, बाहर बगीचे में, तारांकन कुरकुराहट। कुरकुराहट घिसी हुई रबर की बैसाखियों के नीचे से बजरी की हल्की चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। जब ल्यूक धीरे धीरे बगीचे के रास्ते के किनारे किनारे चल रहा था, उसके ठीक बगल में आलिया चुपचाप चल रही थी, जो कभी कभी उसके हाथ को सहारा देने के लिए आगे बढ़ती थी। पसीने से भीगी हुई उसकी कमीज उसकी पीठ से हल्की सी चिपकी हुई थी, और उसकी सांसें छोटी छोटी, लयबद्ध तरीके से आ रही थीं। सूरज अभी क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर आया था। सुबह के आकाश में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। फिर भी ल्यूक ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी 10 मील की दौड़ पूरी की हो। एक राउंड, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में आधी जीत और आधी थकावट थी। यह मेरा नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आलिया मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी आंखों ने उसका असली चेहरा बयां कर दिया। उनमें गर्व तो था ही, साथ ही एक खामोश दर्द भी। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसे बैसाखियों के सहारे चलते हुए, हर कदम के लिए संघर्ष करते हुए देखना, मानो वो कोई लड़ाई हो, उसके सीने में दर्दनाक रूप से जकड़न पैदा कर देता था। और जब उसने अपने गाल पर लुढ़कते हुए एक आंसू को छिपाने के लिए अपना सिर घुमाया, तो ल्यूक ने ये देख लिया। रो मत, मेरी जान, उसने धीरे से कहा। चलते चलते रुककर उसने हाथ बढ़ाकर उसके कान के पीछे बालों की एक लट को ठीक किया। डॉक्टर ने कहा है कि मैं 3 से 6 महीने में अपनी पूरी ताकत वापस पा लूंगा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके गाल पर टिकी हुई थी और उसने कहा, ठीक होने की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आलिया ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। हाँ, तुम जल्द ही पहले जैसी अच्छी हालत में वापस आ जाओगी। उसने बड़ी सावधानी से अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया, उसकी पसलियों पर अभी भी मौजूद चोट के निशानों का ध्यान रखते हुए, और कुछ क्षणों के लिए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। फिर वे साथ साथ, कदम दर कदम, ठीक होने की धीमी लेकिन निश्चित लय में आगे बढ़ते गए। जब तुम अपनी पूरी क्षमता पर वापस आ जाओगे, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि लाल सेना को इसकी कीमत चुकानी पड़े। इस दर्द को मैं बिना सजा के नहीं जाने दूंगा। इस क्षण आलिया ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि यद्यपि उसका इरादा ल्यूक के ठीक होने के दौरान उसका साथ छोड़ने का नहीं था, लेकिन कुछ महीनों में उसके पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद वो जवाबी कार्रवाई शुरू करने का इरादा रखती थी। अध्याय 522, पृथक लक्ष्य, कोरल ग्रह, लेफ्टिनेंट आरोन का क्वार्टर, रात 10:04 बजे। उस खास दिन, लियो और वेर ने दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए, रात बिताने के लिए हारून के कमरे में मिलने का फैसला किया था। वेयर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, और उन्होंने मेजे के साथ हुई अपनी पिछली बातचीत का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें उन्होंने दोनों के बीच हुई बातचीत के शब्दों और उनमें निहित सूक्ष्म भावों को बताया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर पेश की जो संयमित और अडिग दोनों था, एक ऐसा व्यक्ति जो पंथ के बारे में डर के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ बात करता था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो वेर को विचलित करने वाला लगा। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा, कि उसने कैसे कहा कि धर्मी गुट ने पंथ से लड़ते हुए अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा है। वेर ने बुदबुदाते हुए कहा, उसका जबड़ा कस गया और उसकी उंगलियां घुटने पर हल्की मुट्ठी की तरह बंद हो गईं। वो खुद पर कुछ ज्यादा ही आश्वस्त लग रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अगर हमने कोई हरकत की तो हमें कैसे कुचलना है। लियो अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया, कोहनी को आर्मरेस्ट पर टिकाकर ठुड्डी को रगड़ने लगा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। लेकिन अपने चचेरे भाई के विपरीत, लियो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। देखो, उसने शांत स्वर में कहना शुरू किया, उसकी आवाज विचारशील लेकिन स्थिर थी। अगर तुम्हें कोई आशंका है, तो उस पर अमल करो। तब तक छानबीन करो जब तक तुम्हें उनके आत्मविश्वास के पीछे का कारण न मिल जाए, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी को समझना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया, लेकिन उस एक अज्ञात कारक को ही अपना सारा ध्यान भटकाने न दे। हमारे पास पहले से ही बहुत काम है। हमारे मुख्य लक्ष्य स्पष्ट है। हमें ये पता लगाना होगा कि उनके माना शील्ड कोर को कैसे निष्क्रिय किया जाए ताकि हमारे जहाजों के लिए प्रवेश द्वार खुल सके, और हमें ये भी जानना होगा कि क्या उनके कोई सहयोगी बल आसपास तैनात हैं जो संकट संकेत पर प्रतिक्रिया देंगे। अब वह आगे की ओर झुक गया और अधिक गंभीर हो गया। ये 2 कारक ही युद्ध की गति तय करेंगे। हम कितनी तेजी से उन पर हमला कर सकते हैं, हम कितनी देर तक बढ़त बनाए रख सकते हैं, और अंततः इस प्रक्रिया में हम कितने लोगों की जान गंवाएंगे।
लियो ने अपनी बात पूरी करने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, अगर उन दोनों के अलावा कोई और छिपा हुआ खतरा है, कोई गुप्त चाल है, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन युद्ध में हमेशा कुछ अनिश्चितताएं रहेंगी और हर चीज की योजना बनाना हमेशा संभव नहीं होता है। किसी न किसी मोड़ पर आपको योजना पर भरोसा करना ही होगा और आगे बढ़ना होगा। वेर ने सिर हिलाते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है, कज। हम यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। वो लोग जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं उनका नेतृत्व करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनका ड्रैगन हूं और मैं अपनी जासूसी में हुई लापरवाही को उनकी मौत का कारण नहीं बनने दूंगा। उसकी आवाज बुलंद नहीं हुई, लेकिन उसमें छिपी तीव्रता स्पष्ट थी। उसके शब्दों में अब जोश था, उसके रुख में दृढ़ विश्वास था, और अपने चचेरे भाई को इतने अधिक संकल्प के साथ बोलते देख लियो की निगाहें और भी पैनी हो गईं। अरे, लियो ने मन ही मन सोचा। वो थोड़ा अचंभित हो गया था। ये पहली बार था जब वही ने वास्तव में अपनी सौंपी गई भूमिका को अपनाया था, कर्तव्यवश नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना से। तो आखिरकार वो ड्रैगन की भूमिका निभाने जा रहा है ना? लियो ने सोचा। होंठ थोड़े कस गए और उसने सिर हिलाया। एक गहरी आह निकल गई। सांस, ठीक है, उसने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। हम आगे का काम बांट लेते हैं। मैं माना शील्ड को भेदने और उनके सुदृढ़ीकरण प्रोटोकॉल का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तुम इस छिपे हुए तुरुप के पत्ते की खोज करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रह कमांडर पर जासूसी शुरू करो। वह रुका। आज मेरे शोध के अनुसार जोन 1 में स्थित इस ग्रह पर सू परिवार का एक कमांडर है, जो यहां मौजूद उनका एकमात्र मोनाक स्तर का लड़ाकू विमान है। मुझे लगता है कि शायद वही उनके आत्मविश्वास की जड़ है। वेर ने सिर हिलाते हुए थोड़ा आराम महसूस किया। धन्यवाद, चचेरे भाई। सचमुच, अंत में तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। मुझे पता है इससे तुम्हारी जासूसी का बोझ बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे। लियो ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन खिड़की की ओर देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई, जहां कोरल के आकाश की ठंडी तारों की रोशनी पारदर्शी कांच से हल्की हल्की रिस रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हम सब इसमें साथ हैं, हमेशा से साथ रहे हैं। अगली सुबह से ही लियो और वेया पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में काम करने लगे। दोनों ने मिशन के अपने अपने निर्धारित हिस्से पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को छोटी मोटी प्रगति के बारे में जानकारी देना बंद कर दिया और इसके बजाय केवल तभी फिर से मिलने का विकल्प चुना जब कोई महत्वपूर्ण बात सामने आए। लियो हमेशा की तरह छुपकर काम करना पसंद करता था। उसने लैरी की अनुमति का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप कई डिवीजनों में होने वाली विभिन्न कमांड ब्रीफिंग में अपनी जगह बना ली। कभी सीधे सवाल नहीं पूछे, बल्कि सुनता, देखता और बेस के संचालन के पीछे की बारीकियों को समझने की कोशिश करता रहा। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते, जैसे कि शील्ड सुविधा में माना क्रिस्टल लाने वाले ट्रक वास्तव में कहां से आए थे, और चाहे वे कोई अपशिष्ट पदार्थ वापस बाहर ले गए हों या नहीं। उसने एक हत्यारे के रूप में अपनी आदतों को और भी निखारा, निगरानी नेटवर्क में कमजोरियों का पता लगाया और ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों की पहचान की जिन्हें हेरफेर करके, रिश्वत देकर या अनौपचारिक रूप से घेरकर जानकारी हासिल की जा सकती थी, बिना कभी यह महसूस किए कि उन्होंने कुछ जानकारी दे दी है। देर रात की हर सैर, मेस हॉल में की गई हर आकस्मिक टिप्पणी, हर प्रतीत होने वाली तुच्छ बातचीत लियो के शस्त्रागार में एक उपकरण बन गई, क्योंकि वह रणनीतिक रूप से ढांचे में संरचनात्मक कमजोरियों की जांच कर रहा था। दूसरी ओर, वेया ने युद्ध की तैयारी कर रहे एक कमांडर की तरह चीजों को संभाला। वह अपना पूरा दिन रैंक सूचियों और अनुरोध लॉग का अध्ययन करने में बिताता था, कोरल पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के नाम संकलित करता था, विशेष रूप से उन लोगों के नाम जिन्होंने पहले ऑफ लॉग मिशनों पर काम किया था। उसने मनोबल और अनुशासन की जांच के बहाने सैनिकों के निरीक्षण के अधिकार का अनुरोध किया, और इन दौरों का उपयोग चुपचाप यह आकलन करने के लिए किया कि किन इकाइयों को विशेष व्यवहार, असामान्य उपकरण या गुप्त निर्देश दिए जा रहे थे। उसके सवाल लियो के सवालों से कहीं अधिक तीखे और सटीक थे, और अक्सर दिन के उजाले में पूछे जाते थे, लेकिन कभी भी इतने सीधे नहीं होते थे कि उनसे किसी को चिंता हो। और इस तरह, शांत भाव से और पूरी लगन के साथ, दोनों चचेरे भाई बहन उन सच्चाइयों की खोज में जुट गए जिनकी उन्हें जरूरत थी, और प्रत्येक अपने अपने तरीके से धीरे धीरे अपने विशिष्ट लक्ष्यों के करीब पहुंचता गया। अध्याय 523। एक व्यवहारिक योजना। अगले कुछ दिनों में लियो ने जोन 12 सैन्य अड्डे के भीतर स्थित माना शील्ड भवन के बारे में कई महत्वपूर्ण विवरणों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसने कई दिन अपना दिमाग खपाते हुए शील्ड कोर को नष्ट करने का एक कारगर तरीका खोजने की कोशिश में बिताए थे,
लेकिन जिस सफलता की उसे इतनी बेसब्री से तलाश थी, वह न तो आरेखों का अध्ययन करने से मिली और न ही सहकर्मियों के बीच जानकारी जुटाने से, बल्कि कोर क्रिस्टल के पुनः ईंधन भरने के पीछे की व्यवस्था को समझने से मिली। उसने प्रतिबंधित फाटकों से बिना किसी रोक टोक के गुजरने की अनुमति प्राप्त कुछ ट्रकों पर पहले ही ध्यान दे दिया था, और पिछले कुछ दिनों में उनके पंजीकरण नंबर और आवागमन के पैटर्न को चुपचाप याद कर लिया था। इसलिए जब उन्होंने आज सुबह भीतरी द्वार की ओर आते हुए उन ट्रकों में से एक को देखा, तो उन्होंने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। ड्राइवर असमंजस में आकर गाड़ी रोक दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कोई गलती की है या नहीं। तभी लियो सख्त चेहरे के साथ उसके पास आया और अधिकारपूर्ण लहजे में बोला, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप नए ड्राइवर हैं? आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बाहर निकलिए और पीछे का दरवाजा खोलिए। मुझे आपके सामान की जांच करनी है। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इससे पहले कि घबराया हुआ सैनिक कोई बहाना बना पाता, लियो ने अपना बैज दिखाया और लेफ्टिनेंट के रूप में अपने पद का हवाला दिया। ट्रक का पिछला हिस्सा खुलते ही लियो ऊपर चढ़ गया और अंदर रखी चीजों का जायजा लेने लगा। करीने से रखे कंटेनरों को देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रत्येक पात्र उच्च श्रेणी के माना क्रिस्टलों से पूरी तरह भरा हुआ था, जिन्हें सटीक रूप से नुकीले हीरे के आकार में काटा गया था। ब्लू स्टॉक प्रोसेसिंग कंपनी बक्सों पर लगे लेबल ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। वो ज्यादा देर नहीं रुका। जल्दी से लेकिन अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद लियो वापस नीचे कूद गया और ड्राइवर को संक्षिप्त रूप से सिर हिलाकर अभिवादन किया। सब कुछ ठीक है। लगता है हमें मिली खुफिया रिपोर्ट गलत थी। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। सैनिक, आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना कहकर उसने एक जोरदार सलामी दी और ट्रक को आगे बढ़ने का इशारा किया, जिससे वो गेट से ऐसे गुजर गया मानो ये रुकना महज एक औपचारिकता थी। लेकिन सच तो ये है कि लियो के दिमाग में पहले से ही कई विचार आने शुरू हो चुके थे। लापता कड़ियां धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगी, क्योंकि आखिरकार उसे ठीक से समझ आ गया कि माना शील्ड कोर को शक्ति कैसे मिल रही थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे नष्ट किया जा सकता था। उस रात लैरी के कमरे में, रुको रुको रुको, मुझे योजना समझ नहीं आ रही। आखिर हम कोर को दोबारा कैसे उड़ाएंगे? वेया ने सचमुच उलझन में पूछा, जबकि लियो ने एक लंबी, थकी हुई आह भरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। बाहर से ढाल वाली इमारत को उड़ाना असंभव है। अगर धर्मी गुट ने इसे पंथ की तरह कई सुरक्षात्मक परतों से मजबूत किया है, तो भले ही हम जमीन से बाहर निकले ढांचे को नष्ट कर दें, फिर भी हम इसके मूल भाग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मूल तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1 किलोमीटर प्रबलित कंक्रीट को तोड़ना होगा, और यह केवल बल प्रयोग से संभव नहीं है। उसने अपनी कनपटी पर उंगली से टैप किया। इसलिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस अड्डे पर आपूर्ति बक्सों में हेराफेरी करना आसान है। जिस गोदाम में क्रिस्टल को शील्ड बिल्डिंग में ले जाने से पहले संग्रहित किया जाता है, वो शील्ड बिल्डिंग जितना सुरक्षित नहीं है। तो आज सुबह उस लॉजिस्टिक्स ट्रक पर ब्लू स्टॉक प्रोसेसिंग कंपनी के उन बक्सों को देखने के बाद मैंने अंदर से ही कोर को नष्ट करने की एक कारगर योजना बनाई। वेर आगे की ओर झुका, उसकी अभिव्यक्ति में रुचि स्पष्ट रूप से झलक रही थी। हमें एक पंथ लोहार मिलता है जो माना क्रिस्टल के रूप में प्रच्छन्न एक बम बना सकता है, जिसका आकार और माप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ढाल के कोर को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर जब हमारे पास बम की प्रतिकृति तैयार हो जाती है, तो हम उसे हूबहू एक जैसे डिब्बों में पैक करते हैं। यहां तक कि लेबल भी वैसा ही होता है। ब्लू स्टॉक प्रोसेसिंग कंपनी और परिवहन के दौरान 1 या 2 डिब्बों की अदला बदली कर देते हैं। लियो थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और जिस क्षण वे उन नकली शील्ड कोर को सिस्टम में लगाएंगे, कबूम, उसने हाथ के एक झटकेदार इशारे के साथ बात खत्म की। तभी वही की आंखें समझ में आने से चौड़ी हो गईं, और आखिरकार पूरी तस्वीर उसके दिमाग में बैठ गई। तुम्हारी प्रतिभा मुझे डरा देती है, कस, उसने कहा, और फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लियो ने बनावटी ढंग से झुककर जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह चमत्कार कर सकती है। लेकिन यह एक ऐसा मिशन था जिसे सक्षम पंथ कार्यकर्ताओं द्वारा ही अंजाम दिया जाना आवश्यक था, क्योंकि वे दोनों अभी इसे अंजाम देने में सक्षम नहीं थे। और आज मेजर के साथ आपकी मासिक रिपोर्ट बैठक कैसी रही? वेर ने हल्के लेकिन जिज्ञासु स्वर में पूछा। क्या आपको वहां कुछ उपयोगी जानकारी मिली? लियो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सांस छोड़ी और अविश्वास के हल्के भाव से अपनी कनपटी को रगड़ा। मैंने कुछ हद तक किया, उसने बुदबुदाते हुए कहा।
मैंने उससे पूछा कि क्या हमें ग्रह के बाहर से सेनाओं को अपने साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करना चाहिए, मूल रूप से उसके क्षेत्रीय अभ्यास के विचार को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर अंतर्ग्रहीय खेलों का आयोजन करना चाहिए। उसने दबी हुई हंसी हंसी। जब मैंने ये कहा तो उसके चेहरे का हाव भाव, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे दो सिर उगाए हों। वेर ने पलकें झपकाई और फिर जोर से हंस पड़ी। लियो ने बेबसी से कंधे उचका दिए। उसने मुझसे कहा कि मैं भ्रम में हूं, कि हमारे अड्डे के पास इतनी भव्य योजना को चलाने के लिए संसाधन नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ इस सुझाव से ही मेरी वार्षिक समीक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। जाहिर है, अब मैं जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया हूं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सीधा होते हुए कहा, वो बातचीत पूरी तरह व्यर्थ नहीं गई। उसी शाम मैंने कुछ अन्य लेफ्टिनेंटों के साथ पोकर खेलते समय इस विषय को उठाया। उनमें से अधिकतर हंसे, हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ बहुमूल्य जानकारी भी साझा की। लियो थोड़ा आगे की ओर झुका। कोरल को सू कबीले के भीतर सीमावर्ती ग्रह कहा जाता है। ये कम प्राथमिकता वाला ग्रह है। इसकी रक्षा न के बराबर होती है। यहाँ सैनिकों की संख्या कम है और बड़ी योजना में इसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं है। अगर यह गिर जाता है तो इसे बचाने कोई नहीं आएगा। लियो की आवाज तेज होते ही वेर का मनोरंजन फीका पड़ गया। सू कबीले कोरल को जलने देना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि वे अपनी कुलीन सेनाओं को जुटाने का जोखिम उठाएं। लेकिन जैसे ही कोरल पर हमला होगा, वे अपने पास मौजूद हर चीज से निकटतम ग्रह को मजबूत कर लेंगे। उसने वेर की आंखों में देखा, क्योंकि कोरल को खोना उनके लिए स्वीकार्य है, लेकिन प्लेनेट नीमो को खोना नहीं। अध्याय 524। अपने निशान मिटाना। जैसे ही लियो ने अपने निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण देना समाप्त किया, कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि वही ने एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें छत की ओर चली गई, मानो वो बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। खैर, मैं आपके इस निष्कर्ष से सहमत हूं कि सू कबीले को स्पष्ट रूप से नहीं लगता कि इस ग्रह का उनके लिए कोई रणनीतिक महत्व है, क्योंकि इस ग्रह का रक्षक, प्रभारी कमांडर, लगभग एक बहिष्कृत व्यक्ति है। लियो अपनी सीट पर थोड़ा सा हिल गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई जब वेर आगे झुका। उसकी आवाज अब अधिक खुश थी, क्योंकि उसने एक दुखद सच्चाई साझा की जिसने उसे गुप्त रूप से खुश कर दिया था। अफवाहों के अनुसार वो सू परिवार का एक सदस्य है जो सत्ताधारी शाखा की नजरों से गिर गया है और उसे इस दूरस्थ ग्रह पर रक्षक के रूप में भेजा गया है। उस व्यक्ति का कोई परिवार नहीं है और वह अपना अधिकांश समय शराब पीने और आलस करने में बिताता है। इतना कि उसने पिछले 2 वर्षों में एक भी सैन्य बैठक में भाग नहीं लिया है। वह हिचकिचाया। अपने विचार को पूरा करने से पहले उसने सोच विचार करते हुए अपना गाल खुजलाया। हो सकता है वो आलसी हो, या हो सकता है वह अवसादग्रस्त हो, लेकिन किसी भी तरह से इस ग्रह के संचालन में उसकी कोई खास भूमिका नहीं है। लियो ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अब सीधा बैठ गया। उसकी निगाहें अपने चचेरे भाई पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर फ्राउन आने लगा था। मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्वभाव से ही आलसी हैं तो आप कभी सम्राट बन सकते हैं, लियो ने धीरे से कहा। उसके लहजे में संदेह स्पष्ट था। ऐसा नहीं है कि वह एक मास्टर स्तर का योद्धा है जिसे महज एक बड़े परिवार से होने के कारण भाग्य से सफलता मिल गई। वह एक सम्राट है। इसका मतलब है कि अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर वह एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा होगा। बोलते समय उनकी उंगलियां लकड़ी की मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। इसलिए अगर रिपोर्टों में कहा गया है कि वह यहां अपना जीवन व्यर्थ बिता रहा है, तो इस पर ज्यादा भरोसा न करें। वेर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। जाहिर तौर पर वह नाराज नहीं थे। मैंने भी यही सोचा था। तो हाँ, मैं सतर्क रहूंगा, लेकिन कमांडर के बारे में अफवाहें यही कह रही है। बातचीत में थोड़ी देर का विराम आने पर वह पीछे झुक गया और अपनी बाहें मोड़ ली, क्योंकि दोनों अब तक मिली विरोधाभासी जानकारियों पर विचार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वेया ने दोबारा बोलना शुरू किया। इस बार उसके लहजे में थोड़ा बदलाव आया था। वो थोड़ा अधिक गंभीर और यथार्थवादी लग रहा था। खैर, इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे उस छिपे हुए तुक्के के बारे में कुछ अंदाजा है जो धर्मी गुट के पास हो सकता है। इससे लियो का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा की हल्की सी चमक आ गई और वह पूरी तरह से वेर की ओर मुड़ गया। मुझे लगता है कि यह एक बेहद शक्तिशाली माना रेलगन है जिसे एक चरम ट्रांसेंडेंट तलवारबाज की पूरी ताकत के बराबर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सैद्धांतिक रूप से डिस्ट्रॉय क्लास के जहाजों को भी 2 हिस्सों में काट सकता है, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। वे ने लियो को ध्यान से देखा और संभावित खतरे को भांपते हुए अपने चचेरे भाई की भौहों में आए सूक्ष्म उभार को गौर से देखा। पिछली लड़ाइयों के दौरान धर्मी गुट के लिए सबसे बड़ी समस्या पंथ के श्रेष्ठ जहाज थे,
और तब से उन्होंने विमान रोधी तकनीक में काफी निवेश किया है। प्रत्येक क्षेत्रीय अड्डे पर ऐसी 2 गुप्त तोपें हैं और वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में वे पूरे बेड़े को नष्ट करने की क्षमता रखती है। लियो ने जानकारी को ध्यानपूर्वक ग्रहण किया। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि वह थोड़ा आगे झुककर अपनी दोनों कोहनियों को मेज पर टिकाए खड़ा था। इसलिए यदि हमें कोरल पर हमला करना है तो हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जहाजों के पास इन रेलगन हमलों से बचाव का कोई तरीका हो, या फिर बिल्कुल भी हमला न करें। वेर ने मुस्कुराते हुए उंगलियां चटकाई और सहमति में सिर हिलाया। बिंगो। कमरा एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार यह एक संतोषजनक शांति थी, वैसी शांति जो किसी कठिन परिश्रम से प्राप्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही आती है। इस अंतिम खुफिया जानकारी के साथ उनके टोही अभियान के मुख्य उद्देश्य अब पूरे हो चुके थे। उन्होंने प्रमुख खतरों की पहचान कर ली थी, ग्रह की रक्षा संरचना के बारे में जानकारी जुटा ली थी और इसके नेतृत्व की कमजोरियों का पता लगा लिया था। अब कोई संदेह बाकी नहीं था, कोई अनुमान उनके निर्णय को प्रभावित नहीं कर रहा था। आगे का रास्ता साफ था। कल वे पंथ में लौटेंगे, अस्पष्ट सिद्धांतों या अंतर्ज्ञान के साथ नहीं, बल्कि एक सक्षम और विनाशकारी युद्ध रणनीति को अंजाम देने के तरीके की पूरी समझ के साथ। अगले दिन लियो और वेयर ने आगामी अंतरिक्षेत्रीय अभ्यासों के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए कुछ डिवीजन प्रमुखों से मिलने के आधिकारिक बहाने से जोन 12 से जोन 11 तक एक होवरक्राफ्ट उड़ान किराए पर ली। यह एक साफ बहाना था, सिस्टम में सभी सही अनुमतियों के साथ दर्ज किया गया था। आंतरिक संचार ग्रिड के माध्यम से किसी भी अन्य सामान्य अधिकारी स्तरीय गतिविधि की तरह ही रूट किया गया था, क्योंकि कम से कम कागजों पर तो सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हालांकि दोनों चचेरे भाई वास्तव में कभी उस यान में सवार नहीं हुए। इसके बजाय निर्धारित प्रस्थान से कुछ ही मिनट पहले लियो चुपके से लॉन्च टर्मिनल के एक शांत कोने में चला गया, जहां उसने मिरर वर्ल्ड को सक्रिय किया और पोत के अंदर खुद और वेयर के 2 ऐसे क्लोन रख दिए जो बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल सही ढंग से व्यवहार कर रहे थे और इतने सजीव थे कि देखने वाले किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सके। इसी बीच असली लियो और वेर सफाई कर्मचारियों के वेश में बदल चुके थे और पीछे के रखरखाव गलियारे से बाहर निकल गए, बिना किसी का ध्यान खींचे सुबह की भीड़ में घुल मिल गए। बदले हुए चेहरों, जैतून रंग की वर्दी और पीठ पर मामूली डफल बैग के अलावा कुछ भी नहीं लिए, वे अनलोडिंग डॉक से गुजरे, जहां एक व्हाइट टाइगर यूनियन जहाज इस सप्ताह की आपूर्ति उतार रहा था, और जहाज के सब कुछ उतारने और रवाना होने के लिए तैयार होने से कुछ ही मिनट पहले चुपके से जहाज पर चढ़ गए। कबूम जोन 11 की ओर अपनी हवाई यात्रा के लगभग 30 मिनट बाद क्लोनों को ले जा रहा होवरक्राफ्ट एक नियंत्रित लेकिन नाटकीय विस्फोट में फट गया, जिससे जोन 11 सैन्य अड्डे के ठीक पूर्व में एक बंजर पठार पर मलबा बिखर गया। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी या जांचकर्ता के लिए यह निश्चित रूप से एक दुखद विमान दुर्घटना, शायद तोड़फोड़, शायद पायलट की गलती, या शायद सिर्फ एक यांत्रिक खराबी के रूप में प्रतीत होगा। लेकिन किसी भी तरह से इसे एक ऐसी आपदा के रूप में रचा गया था जो कई संभावनाओं को जन्म दे सकती थी। मलबे में कोई शव न मिलने के कारण धर्मी गुट केवल यही निष्कर्ष निकाल सका कि लेफ्टिनेंट लैरी और आरोन अनिश्चित परिस्थितियों में लापता हो गए थे, और इसलिए उनके लापता होने का पता लगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया जाता है, जिससे अगले कुछ दिनों तक बहुमूल्य जनशक्ति और ध्यान व्यर्थ ही व्यर्थ में व्यर्थ जाता है। यही वो बात थी जो पंथ भी चाहता था, क्योंकि जहां एक और धर्मी गुट उन 2 लोगों को खोजने में संसाधन बर्बाद कर रहा था जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं था, वहीं दूसरी ओर पंथ लियो और वेर द्वारा लाई गई हर एक खुफिया जानकारी को तैयार और विश्लेषण कर रहा था, ताकि वे एक ऐसी सटीक रणनीति बना सकें जो कोरल की रक्षा पंक्ति में सेंध लगा सके और बिना ज्यादा सैनिकों को खोए इस युद्ध को जीत सके। पहला डोमिनो आधिकारिक तौर पर गिर चुका था और अंततः युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। अध्याय 525 घर वापसी, ग्रह तिथिया, प्रथम एल्डर का कार्यालय। जब लियो और वेयर के जूते आखिरकार एक बार फिर तिथिया की धरती पर पड़े, तभी उन्होंने चैन की सांस ली। उनका लंबा और खतरनाक टोही अभियान आखिरकार समाप्त होने वाला था। और फिर भी भले ही वे घर की परिचित हवा में सांस ले रहे थे, उन्हें सहज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में लगातार ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी। तिथिया पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, आराम या स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई समय नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही उनके आगमन को सिस्टम में दर्ज किया गया, उन्हें बिना किसी देरी के प्रथम एल्डर के कार्यालय में बुलाया गया, जहां उनकी उपस्थिति की मांग इस प्रकार की गई मानो युद्ध 1 घंटे भी इंतजार नहीं कर सकता था। जब तक वे अर्ध शानदार कार्यालय में दाखिल हुए, तब तक पहले, दूसरे और तीसरे वरिष्ठ पहले से ही अर्धवृत्त में बैठे हुए थे। उनकी निगाहें तेज, आकलन करने वाली और परेशान करने वाली उत्सुकता से भरी हुई थीं।
तो प्रथम बुजुर्ग ने सहज और पूर्व निर्धारित स्वर में कहना शुरू किया, क्या आपने अभी तक हमले की कोई ठोस योजना तैयार कर ली है? कोई अभिवादन नहीं हुआ। उन दोनों युवकों ने जो कुछ सहा था उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। बस काम में व्यस्तता छाई रही, मानो और कुछ मायने ही न रखता हो। लियो सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, क्योंकि वो और वे कोरल ग्रह पर मिली हर जानकारी को विस्तार से बताने लगे, सैनिकों की तैनाती और आंतरिक अव्यवस्था से लेकर छिपे हुए हथियारों और ढाल के मुख्य भाग की कमजोरियों तक। वे अप्रशिक्षित सैनिकों की तरह नहीं, बल्कि कवियों की तरह बोल रहे थे, क्योंकि वे प्रत्येक बिंदु को सजीव विवरण के साथ बयान कर रहे थे। अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा, बुजुर्गों ने समय समय पर प्रोत्साहन के शब्द कहे, क्योंकि वे इस मिशन को पूरा करने में दोनों द्वारा प्रदर्शित दक्षता के स्तर से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि दोनों ने जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में असाधारण प्रयास किया था। लेकिन फिर भी प्रोत्साहन के वे शब्द ज्यादातर खोखले ही थे, क्योंकि अंत में ऐसा नहीं लग रहा था कि उन तीनों बूढ़े लोगों को अपनी टोही कार्रवाई की बारीकियों की जरा भी परवाह थी। तो आपको क्या लगता है कि हम ये हमला कब तक शुरू कर सकते हैं? कल? परसों? प्रथम बुजुर्ग ने उत्साह से पूछा, जबकि लियो इस सवाल पर स्पष्ट रूप से भौहें चढ़ा रहा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमें पहले नकली क्रिस्टल बनाने होंगे। फिर हमें सक्षम पंथ एजेंटों की आवश्यकता होगी जो जोन 12 के अड्डे में घुसपैठ करके शील्ड सुविधा को उड़ा दें। क्योंकि जब तक ये ग्रह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम वास्तव में इसमें घुसपैठ करने का प्रयास नहीं कर सकते। और तब भी हमें अपने सभी जहाजों पर सुरक्षात्मक कवच अपग्रेड की आवश्यकता होगी, ताकि वे दुश्मन की संशोधित रेलगन के हमलों का सामना कर सके, लियो ने समझाया, और प्रथम और द्वितीय एल्डर दोनों ने एक साथ उसे विदा कर दिया। क्रिस्टल हमारी प्राथमिकता है, दूसरे बुजुर्ग ने चिड़चिड़े चेहरे बनाते हुए कहा, मानो वो इस बातचीत से पहले ही तंग आ चुके हों। हम अपने सर्वश्रेष्ठ लोहारों को आपके द्वारा वर्णित उपकरण पर काम शुरू करने के लिए कहेंगे और 3-5 दिनों के भीतर आपके इच्छित मिशन को अंजाम देने के लिए एक एजेंट को नियुक्त करेंगे। जहां तक हमारे विमानों में इस्तेमाल होने वाली सुरक्षा तकनीक की बात है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अत्यावश्यक मानते हैं। लियो की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा, विमान रोधी रेलगनों का सामना करने में सक्षम कवच विकसित करने में महीनों, यहां तक कि वर्षों भी लग सकते हैं। और सिर्फ इसलिए कि तुम बच्चों को लगता है कि इससे कुछ जानें बच सकती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके लिए युद्ध को स्थगित कर दें। उसके होठों पर तिरस्कार और अहंकार के बीच का भाव उभर आया। 14 दिन, उसने अंतिम स्वर में कहा, हम 14 दिनों में कोरल ग्रह पर हमला करेंगे। इस समय सीमा पर कोई बहस नहीं हो सकती। वेर का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका जबड़ा अनायास ही कस गया और मुठियां उसके बगल में कस गईं। सादर प्रणाम, द्वितीय वरिष्ठ, उन्होंने अपनी आवाज में संयम लाते हुए कहा, हम युद्ध की घोषणा करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हम 6 महीने, 1 साल तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास अपने बेड़े की रक्षा के लिए उपयुक्त तकनीक न आ जाए? इससे लाखों जानें बच जाएंगी। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, डर से नहीं, बल्कि अविश्वास से। हम इतने मूर्ख तो नहीं हैं कि अपने आदमियों को चारे की तरह फेंक दें। आप गलत है। प्रथम बुजुर्ग ने ही उन्हें बीच में टोका। उनकी आवाज में अजीब सी धैर्य झलक रहा था, मानो कोई व्यक्ति किसी बच्चे को बुनियादी गणित समझा रहा हो। ये लड़ाई अब और इंतजार नहीं कर सकती। पुनर्निर्वाचन 4 महीने दूर है और हमारी सीटें पक्की नहीं है। वो थोड़ा आगे की ओर झुका, उसकी लंबी उंगलियां उसकी थोड़ी के नीचे आपस में जुड़ी हुई थीं। हमें परिणाम चाहिए, और जनता, वे खून के प्यासे हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि किसी ग्रह पर सफल विजय से लोकप्रियता रेटिंग में कितना फर्क पड़ता है। वेर अचंभित होकर पलकें झपका रहा था, जबकि तीसरे बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर थोड़ी सी भी बेचैनी झलक रही थी, ने दूसरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उनकी निगाहें संगमरमर के फर्श से परे कहीं टिकी हुई थीं, जबकि पहले बुजुर्ग बोलते रहे। लोगों को थोड़ा कष्ट सहना अच्छा है। इससे जब समाधान निकलता है, तो वे आपकी प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति कभी कीचड़ से भरी गाड़ी में उछल कूद नहीं करता, वो कभी भी होवरक्राफ्ट की सीट की कोमलता की कद्र नहीं कर पाएगा। अब वो मुस्कुराया, एक खोखली मुस्कान जिसमें सहानुभूति का कोई अंश नहीं था। वे जानते हैं कि वे किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हैं। सैनिक मरते हैं, यही युद्ध का स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उपयोगी तरीके से मरें। वो निर्णायक भाव से पीछे हट गया। इसलिए उन चीजों पर अपना समय बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण से बाहर है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। इसके बाद सन्नाटा छा गया, जो धुएं से भी घना था। वेर का गला सूख गया था।
उसकी निगाहें लियो की ओर घूमी, मानो वह आक्रोश, अविश्वास या प्रतिरोध का कोई संकेत, कोई झलक ढूंढ रहा हो। लेकिन लियो के चेहरे पर भावों का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं था। उसने बिना पलक झपकाए वेर की आंखों में देखा, और उसकी आंखों में सदमे की बजाय एक शांत, जानी पहचानी घृणा थी। उन्हें इसकी उम्मीद थी। वो लंबे समय से जानता था कि इस मेज पर किस तरह के लोग बैठे हैं। वे दूरदर्शी या रक्षक नहीं थे। वे रस्मों का आवरण ओढ़े अवसरवादी थे, सत्ता के नशे में चूर काया थे। ऐसे लोग जो एक वोट जीतने के लिए युद्ध छेड़ सकते थे। और अगर इसके लिए 1 लाख सैनिकों को मरना पड़े तो फिर ऐसा ही सही। लियो ने कुछ नहीं कहा। इन कायरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि पंथ की मौजूदा गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये बुजुर्ग ही थे, और उसे बहुत जल्द इन सभी को बदलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अध्याय 526। क्या सोरोन दोषी है? कितने कायर और डरपोक लोग हैं। वह उस पल भड़क उठा जब वह और लियो अकेले थे। उसकी मुठियां कांप रही थी और उसका पूरा शरीर गुस्से से तन गया था, मानो वो किसी पर भी, किसी भी चीज पर मुक्के बरसाने को तैयार हो। क्या तुम उन पर विश्वास कर सकते हो, कस? वो बेवकूफ, उन्हें पता है कि रेलगन की वजह से निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उनका समाधान ये है, अगर तुम्हें लगता है कि वे 50 जहाज नष्ट कर देंगे, तो तुम 100 नष्ट कर दो, कमीने। वो हताशा में दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर पास की दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे मजबूत पत्थर पर उसकी उंगलियों के टकराने की आवाज कमरे में गूंज उठी। धड़ाम कदम कदम वाल्ट्री घबराकर अंदर आया। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के हमले की आशंका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वही की दीवार में धसी मुट्ठी और उसकी आंखों में उमड़ते भयंकर क्रोध पर पड़ी, उसने समझदारी से रुककर कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर हिलाते हुए पीछे हट गया, बिना सांस लिए ही वहां से चला गया। लियो इस अचानक हुए गुस्से से अविचलित होकर स्थिर रहा। उसकी आवाज संयमित और शांत थी जब उसने अंततः बोलना शुरू किया। तुम्हें शांत होने की जरूरत है, वेर। मुझे वास्तव में इस बात पर ज्यादा आश्चर्य है कि तुम एल्डर्स काउंसिल के इस मूलभूत सत्य को अभी तक नहीं समझ पाए हो। उसका लहजा उपहासपूर्ण नहीं था, लेकिन उसमें निहित शांति वही के उग्र क्रोध के बिल्कुल विपरीत थी, मानो ठंडा पानी उबलते तेल को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हो। इन कमीनों को पंथ की परवाह तभी तक रहती है जब तक इससे पूरे संगठन को सुरक्षित रखा जा सके या सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की जा सके, लेकिन वास्तव में उन्हें आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। वे पूरे पंथ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि पंथ के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है, और वे यथासंभव बेहतर तरीके से शासन करने की कोशिश करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे दोबारा निर्वाचित नहीं होंगे। लेकिन उन 2 अहम बिंदुओं के अलावा उन बूढ़े लोगों को असल में किसी और चीज की परवाह नहीं है। लियो के शब्द स्पष्ट और सटीक थे, लेकिन उन्होंने वही के सीने में गांठ को और कस दिया। बुजुर्गों की परिषद इस पंथ के भीतर एक कैंसर की तरह है। मुझे समझ नहीं आता कि सोरोन उन्हें क्यों बर्दाश्त करता है। एक भगवान को तो बेहतर पता होना चाहिए, है ना? व्यय की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। उसका अविश्वास अब गुस्से से कहीं अधिक पीड़ादायक भाव में बदल गया था। वो लियो की ओर मुड़ा, मानो कोई स्पष्टीकरण, कोई छुपी हुई समझ ढूंढ रहा हो जिससे सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन लियो ने उसे केवल एक छोटा सा कंधा उचकाया, एक ऐसा इशारा जो आंशिक रूप से त्याग और आंशिक रूप से मौन निराशा को दर्शाता था। मेरा मतलब है, बेशक सोरोन को पंथ की परवाह है, लेकिन निश्चित रूप से वो कितनी चीजों को बारीकी से नियंत्रित कर सकता है, इसकी भी एक सीमा है। इस पंथ की नेतृत्व संरचना इसकी स्थापना से ही अपरिवर्तित रही है। कार्यपालिका, सेना और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से अलग है, और यदि आपको एक ईश्वर के रूप में अपना पूरा जीवन उन तीनों विभागों के हर पहलू को सूक्ष्मता से प्रबंधित करने, उत्पन्न होने वाली हर छोटी समस्या को हल करने में समर्पित करना पड़े, तो क्या आप वास्तव में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? वेर के होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इस सवाल ने उसे रुकने और गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचो, वेर, सोरोन ने अपना अधिकांश जीवन एक योद्धा के रूप में खुद को प्रशिक्षित करने में बिताया होगा ताकि वो देवत्व प्राप्त कर सके, और फिर दूसरा हिस्सा इस ढहते हुए साम्राज्य को न्यायप्रिय गुट से बचाना है। क्या हम उनसे इससे अधिक की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम सचमुच उससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे जीवन के सभी छोटे छोटे पहलुओं के लिए जिम्मेदार हो, सिर्फ इसलिए कि उसके पास इसे प्रभावित करने की शक्ति है? लियो का यह सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं था। उनकी आवाज में उस व्यक्ति की गंभीरता झलक रही थी जिसने इन सवालों पर पहले भी गहराई से विचार किया था, जिसने इन बातों को कठिन अनुभवों से सीखा था। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति पहले से ही वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है,
सैद्धांतिक रूप से अपनी अपार शक्तियों के साथ वो किसी भी बूढ़े व्यक्ति की बीमारी का इलाज कर सकता है या अपनी उंगलियों के एक झटके से किसी आम आदमी के शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसे अपना पूरा जीवन अस्पताल के अंदर ही बिताना चाहिए और अपने जीवन का हर पल लोगों की जान बचाने में व्यतीत करना चाहिए? या फिर वो इस टोही मिशन को, जिसे हमने अभी अभी पूरा किया है, अकेले ही अंजाम दे, सिर्फ इसलिए कि हमारे बजाय उसके लिए इसे पूरा करना आसान होगा? लियो ने अपना सिर हिलाया, जवाब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। नहीं, क्योंकि इस पंथ के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है। हम सब हैं, इन मूर्खों को अपना नेता चुनने वाले लोग ही हैं। ये जनता ही है जिसने लोकतांत्रिक तरीके से बुजुर्ग परिषद को ये शक्ति प्रदान की है। और इसलिए जब वही नेता उन्हें मरने के लिए भेजने का फैसला करते हैं, क्या वे वाकई खुद के अलावा किसी और को दोष दे सकते हैं? ये शब्द हथौड़े की तरह लगे और एक पल के लिए वेर बस वहीं खड़ा रह गया। उसके कंधे धीरे धीरे झुक गए, सांसें अनियमित हो गईं, क्योंकि उसके शरीर से गुस्सा कम हो रहा था। इसलिए नहीं कि उसका गुस्सा कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि लियो ने पूरी त्रासदी को एक ऐसे तरीके से फिर से परिभाषित किया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब ये बात कह दी गई थी तो वह इसका खंडन नहीं कर सकता था। बेशक सोरोन पर दोष मढ़ना सुविधाजनक था, एक ही व्यक्ति से ढहती दुनिया का बोझ उठाने की उम्मीद करना आसान था। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने की कल्पना की, जब उसने भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति के साथ पैदा होने और उस शक्ति को टूटी हुई प्रणालियों की तुच्छता को ठीक करने में खर्च करने की कल्पना की, तो उस तस्वीर को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। सोरोन एक भगवान थे, वो अपनी इच्छानुसार कोई भी जीवन जी सकता था। वो उन सभी से मुंह मोड़कर अपने लिए एक स्वर्ग बना सकता था और उसे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। उसने कष्ट सहना चुना, उसने इक्स्टल के पत्थर के किले के अंदर कैद रहना चुना, जहां वह हर साल और अधिक भ्रष्ट होते जा रहे एक पंथ पर नजर रखता था और पर्दे के पीछे से वो सब कुछ करता था जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वो सुरक्षित रहे। और किसी को भी, बिल्कुल किसी को भी, उससे इससे अधिक की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं था। हाँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ गलत नहीं हो, चचेरे भाई, लेकिन फिर भी यह बहुत निराशाजनक है, वेया ने तर्क दिया, और लियो ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए इसे बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जल्द ही मैं उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बना लूंगा। मैं इतना वादा करता हूँ, लियो ने आश्वासन दिया, और वेर ने आखिरकार अपनी दबी हुई निराशा भरी आह भरी। यह एक दार्शनिक बहस है, लेकिन विभिन्न पात्रों के दृष्टिकोण को समझने के बाद मुझे लगता है कि पंथ के मौजूदा हालात के लिए सोरोन को दोषी ठहराना अनुचित है। हाँ, वो बुजुर्गों की परिषद में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? वो मृत्यु के कगार पर खड़ा एक देवता है जो अभी भी पंथ की सुरक्षा को संभाले हुए है। सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता के पद पर बैठा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने अधीन सभी लोगों के जीवन या पंथ में होने वाली हर गलत चीज के लिए जिम्मेदार है। एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को ये तय करना होगा कि वे किस तरह के राजनेताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। बुजुर्गों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, इस पंथ ने इसी व्यक्ति को अपना नेता चुना है। अध्याय 527, भट्टी का दौरा, ग्रह तिथियां, फौज, जिला, लियो और वेर के दृष्टिकोण से। सबसे पहले गर्मी का असर उन पर पड़ा। फौज डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही उन्हें इसका घना और सूखा घना झोंका महसूस हुआ, जिसमें धुएं और पिघले हुए स्टील की तीखी गंध थी और उनके आसपास की हवा किसी भट्टी के अंदर की तरह महसूस हो रही थी। उनके टेलीपोर्टेशन होवरक्राफ्ट से उड़ी धूल के बैठने से पहले ही हथौड़ों से धातु पीटने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी, तेज और लगातार, क्योंकि पूरा जिला एक ऐसी मशीन की तरह लग रहा था जो कभी नहीं रुकती, यहां तक कि पंथ के स्वयं के बुजुर्गों के लिए भी नहीं। आग की लपटें फुफकार रही थीं, गियर घूम रहे थे और अधनिर्मित युद्ध मशीनें क्रेन से लटकी हुई थीं, जैसे मृत शरीर किसी जीवनदान की प्रतीक्षा कर रहा हो। यहाँ किसी भी कर्मचारी को पद या पोशाक की परवाह नहीं थी, और यहाँ तक कि जब स्वयं प्रथम बुजुर्ग मास्टर अर्गो से मिलने यहाँ आए, तब भी भट्टी का काम कभी नहीं रुका। लेकिन उस खास दिन अचानक वो खड़खड़ाहट बंद हो गई। जैसे ही ड्रैगन और शैडो ड्रैगन मुख्य फाउंड्री से गुजरे, पूरे फोजर जिले ने अपनी सांसें थम सी लीं। हथौड़े बीच में ही रुक गए, प्रशिक्षुओं ने अपने चिमटे गिरा दिए, आग बुझाने वाले पानी की सरसराहट बीच में ही थम गई, और भट्टियां, हालांकि अभी भी जल रही थी, थोड़ी मंद पड़ गईं, क्योंकि आग में ऑक्सीजन पंप कर रहे सीखने वाले लड़कों ने कुछ देर के लिए काम रोक दिया। आसपास मौजूद हर लोहार, चाहे वो अनुभवी लोहार हो या कालिक से सना हुआ नौसिखिया,
अपने अपने वर्कस्टेशन से आगे बढ़ा और श्रद्धापूर्वक मौन धारण करते हुए रास्ते पर कतार बनाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वे अपनी आंखों में केवल शुद्ध विश्वास लिए हुए चल रहे दो लोगों को निहार रहे थे। मेरे प्रभु, वे एक के बाद एक कहते रहे, और जब भी लियो और वेर उनके पास से गुजरते, वे अपना सिर झुका लेते, मानो वे सच्चे सम्मान के साथ झुक रहे हों, भले ही उन दोनों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके वे हकदार हों। कदम कदम दोनों चलते रहे, जब तक कि उनका सामना एक चौड़े कंधों वाले व्यक्ति से नहीं हुआ, जिसकी भुजाएं पेड़ के तनों जैसी थी और जिसकी दाढ़ी उम्र और धातु की धूल दोनों के कारण सफेद हो गई थी। उन्हें देखकर वह भी बेहद प्रसन्न प्रतीत हुए। उनकी आंखों के कोने में एक छोटा सा आंसू आ गया। लॉर्ड शैडो ड्रैगन, मास्टर आर्गो ने गहरी और दमदार आवाज में अभिवादन किया, हालांकि उनकी आवाज में सच्ची गर्मजोशी झलक रही थी। आप दोनों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लियो ने भी सिर झुकाया, उसका हावभाव सम्मानजनक लेकिन संयमित था, और उसके चेहरे पर हल्की सी सहमति झलक रही थी। आपको भी, स्वामी आर्गो, ये सम्मान हम दोनों को साझा है। गर्मी से अभी भी थोड़ा लाल हो चुके वेयर ने चुपचाप उस हावभाव को दोहराया। उसकी आंखें शांत जिज्ञासा के साथ कार्यशाला का जायजा ले रही थीं, क्योंकि उसके चेहरे पर वास्तविक विस्मय के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और वह विशाल लटके हुए हथियार के ढांचों को देख रहा था। बिना किसी और विलंब के लियो आगे बढ़ा और सीधे मुलाकात के मुख्य मुद्दे पर आ गया। उसका स्वर शांत और सटीक था, क्योंकि उसने आवश्यक नकली क्रिस्टल बम की विशिष्टताओं को बताना शुरू कर दिया। वांछित आयामों, नकली माना सिग्नेचर कैलिब्रेशन, नकली विस्फोट के लिए समय अनुक्रम और एक मानक कोरल क्रिस्टल की नकल करने के लिए आवश्यक भ्रम परत का विवरण दिया, जो इसे पकड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से धोखा दे सकता था। उन्होंने हर बात को इस तरह समझाया जैसे उन्होंने योजना को अपने दिमाग में 100 बार परख लिया हो, और आर्गो बिना किसी रुकावट के सुनता रहा। कभी कभी अपनी भौहें उठाता या अपनी ठोड़ी पर थपथपाता, लेकिन उसने कभी संदेह या सवाल नहीं किया। और जब लियो ने आखिरकार अपना काम खत्म किया और अंतिम माप को हवा में कुछ देर रहने देते हुए एक छोटी सी सांस ली, तो आर्गो ने धीमी सी गुनगुनाहट की और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए अपने कालिख से सने एप्रन पर अपना मोटा हाथ फेरा। बस इतना ही, उसने व्यंग्य भरे लहजे में नहीं, बल्कि और अधिक चुनौती की उम्मीद करते हुए पूछा। हाँ, मुझसे कुछ और कठिन काम मांगना चाहिए था। हाथ के इशारे से उसने पास खड़े एक अधीनस्थ को बुलाया, जो उत्सुक आंखों वाला, मुश्किल से 20 साल का दिखने वाला सहायक था। उसने मिश्र धातु की परत चढ़ाने, कोर वायरिंग, इंसुलेशन और भ्रम पैदा करने वाले अनुक्रमों के बारे में तकनीकी निर्देशों की एक श्रृंखला बताई, और फिर लापरवाही से कंधे उचकाते हुए शैडो ड्रैगन की ओर मुड़ गया। कुछ ही घंटों में प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, महाराज। यह मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा चालाकी भरा है। वो मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोला, मानो वो पूरे हफ्ते कुछ दिलचस्प करने का इंतजार कर रहा हो। प्रतिक्रिया की गति से आश्चर्यचकित होकर लियो ने एक बार पलकें झपकाईं, जबकि वेर प्रभावित होकर धीमी सी सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं सका। वेर ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे पता था कि पंथ का लोहार विभाग कुशल है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। आर्गो ने तारीफ सुनकर बस हल्की सी हंसी दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वेर थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आवाज में गंभीरता आ गई, और पहले वाला विस्मय भाव कुछ अधिक गंभीर भाव में बदल गया। एक और बात है, मास्टर आर्गो, हालांकि मुझे पता है कि यह कहीं अधिक कठिन है। बूढ़े लोहार ने अपना सिर झुकाया, मानो सवाल पूछने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। ये दुश्मन की रेलगन से हमारे जहाजों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है, वेर ने अपनी बाहों को कसकर बांधते हुए और भौहें चढ़ाते हुए कहा। हमारे हालिया टोही अभियान के दौरान हमने पाया है कि दुश्मन ने कुछ उच्च शक्ति वाली रेलगन बनाई है जो हमारे विमानों को आसानी से मार गिरा सकती है। अपने विमानों में और अधिक रक्षात्मक तकनीक जोड़े बिना हम बहुत सी जानें गंवा देंगे। वो कुछ पल रुका, चुप्पी छाने दी, फिर बोला, बुजुर्गों का कहना है कि हमें 14 दिनों में तैनात होना होगा, और हालांकि मैं समझता हूँ 14 दिन बहुत कम है, सच कहूँ तो ये लगभग नामुमकिन है। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, वहीं रुक जाइए, महाराज, आर्गो ने बीच में टोकते हुए कहा और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाथ उठाया। उसके बूट जमीन पर बिखरे धातु के छिटकते हुए सुनाई दिए। ड्रैगन और शैडो ड्रैगन स्वयं हमारी फोजर स्ट्रीट पर आए थे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उसने पहले वेयर की ओर देखा, फिर लियो की ओर। मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर लॉर्ड वेयर खुद हमारी भट्टी में आकर हमसे मदद मांगते हैं, तो यकीन मानिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम अगले 14 दिनों तक सोएंगे नहीं।
हम एक छोटा पोर्टेबल कवच बनाने की कोशिश करेंगे जो कम से कम आपको 1-2 अतिरिक्त वार रोकने में मदद करेगा। उसकी आवाज धीमी हो गई, पहले से कहीं ज्यादा नर्म, लेकिन उसमें एक गर्व झलक रहा था जो कालिक और लोहे के नीचे भी चमक रहा था। चिंता मत कीजिए मेरे स्वामी, हम फोर्जेस डिस्ट्रिक्ट में ड्रैगन को अपनी पूरी क्षमता से हमेशा समर्थन देंगे। उसने बिना किसी झिझक के कहा और उसके पीछे खड़े लोहारों ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। वे ड्रैगन की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे थे, भले ही इसका मतलब समय की कमी के कारण उन्हें पूरी तरह से थका देना ही क्यों ना हो। तो हम इसे आपके सक्षम हाथों में छोड़ देते हैं, लियो ने वही की ओर मुड़ने से पहले कहा, जिसने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव झलक रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यद्यपि पंथ के बुजुर्ग अक्षम थे, लेकिन उसके लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। और इसके साथ ही दोनों जाने के लिए मुड़ गए। उनके पीछे भट्टी की आवाजें धीरे धीरे फिर से गूंजने लगी, हथौड़ों की लय फिर से स्थिर हो गई, लपटें और भी तेज हो गई, मानो अंदर की आग को अब एक नया उद्देश्य मिल गया हो। सामूहिक रिलीज अध्याय 1/5 अध्याय 528 वास्तविक सलाह। अगले दिन प्लेनेट जुपिटर लियो के दृष्टिकोण से फोजर डिस्ट्रिक्ट का दौरा समाप्त करने के बाद लियो और वेर अलग हो गए। लियो युद्ध योजना पर चार्ल्स और डुप्रुवेल जैसे अनुभवी दिग्गजों से चर्चा करने के लिए ग्रह जुपिटर वापस चले गए, ताकि उनके अनुभव से इसे और बेहतर बनाया जा सके। वहीं वेर टितिया में ही रुके और उन लीजन कमांडरों से मिले जो इस युद्ध में उनके और लियो के अधीन सेवा करेंगे। एल्डर्स के विपरीत, जिन्होंने लियो और वेयर द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लाई गई बारीक जानकारियों की परवाह नहीं की थी, चार्ल्स और डुप्रुवेल ने लियो के प्रयासों की तुरंत प्रशंसा की, क्योंकि वे दोनों उसके द्वारा वापस लाई गई खुफिया जानकारी के वास्तविक मूल्य को समझते थे। मुझे लगता है कि शील्ड सुविधा को अंदर से उड़ाने की योजना बहुत ही शानदार है। यदि इसे सही ढंग से अंजाम दिया गया तो इससे ग्रह में घुसपैठ करना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन इससे उन्हें हमले की आशंका भी होगी। मेरा कहना है, हमें इस बारे में और अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं, तो मेरा सुझाव है कि हम उन्हें अपनी मर्जी से खेलें, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, और लियो और डुप्रेवेल दोनों ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एकाग्रचित भाव थे। जैसा कि आप पहले ही पता लगा चुके हैं, धर्मी गुट ने हमारे बीच जासूस तैनात कर रखे हैं। तो क्यों न इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाए और गलत सूचना अभियान शुरू किया जाए? वो थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज का लहजा नर्म पड़ गया। जैसा कि आपने कहा, वे प्लैनेट कोरल की तुलना में प्लैनेट नीमो की अधिक परवाह करते हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि अगर हम प्लैनेट नीमो पर हमले की घोषणा करते हैं, इसके बारे में प्रचार करते हैं और इसे पूरा करने का वास्तविक इरादा दिखाते हैं, तो कोरल से सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा और नीमो की रक्षा को मजबूत करने के लिए भेजा जाएगा। चार्ल्स ने बोलना जारी रखा और लियो को धीरे धीरे अपने दिमाग में पूरी तस्वीर उभरती हुई महसूस होने लगी। हम यहाँ से जहाज तैनात करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वे नीमो के रास्ते में हैं, लेकिन यात्रा के बीच में कोरल पर मौजूद माना शील्ड फट जाती है और हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब तक उन्हें एहसास होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक पीछे हटना बहुत देर हो चुकी होगी। हम कोरल पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि उनकी मुख्य सेनाएं दोनों के बीच कहीं फंसी रह जाती हैं। चार्ल्स ने अपनी बात समाप्त की और लियो की आंखें समझ से चमक उठी। उसका दिमाग पहले से ही पृष्ठभूमि में सिमुलेशन चला रहा था। यह एक चतुर रणनीति थी जिसमें उन्होंने अपने पास मौजूद हर साधन का उपयोग किया। हाँ, यह एक बेहद जोखिम भरी योजना थी जिसमें कई पहलू शामिल थे और इसकी सफलता के लिए हर चरण का त्रुटिहीन होना आवश्यक था। लेकिन अगर यह सफल हो जाती, तो इससे ऐसी जीत मिलती जो भविष्य के संघर्षों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती थी और सेना को वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में आत्मविश्वास और अनुभव प्राप्त होता। मुझे लगता है कि यह योजना काम कर सकती है, डुप्रुवेल ने धीरे से सिर हिलाया, खासकर अगर हम अपनी तरफ से लीक होने वाली जानकारी को सख्ती से नियंत्रित कर सकें। लेकिन ये जोखिम भरा है, क्योंकि हमें अभी भी यह नहीं पता है कि उस पंथ की सुरक्षा में कितनी सेंध लग चुकी है। अगर असली योजना समय से पहले लीक हो जाती है, तो हम ढाल को उड़ाने में भी असफल हो सकते हैं। डुप्रुवेल ने इस योजना से जुड़े जोखिमों को समझाते हुए ये जानकारी साझा की। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? लियो ने अनुभवी व्यक्ति का दृष्टिकोण जानने के लिए उत्सुकता से उससे पूछा। मुझे लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो चार्ल्स ने सुझाया है। यह अब तक की हमारी सबसे सक्षम योजना है। और अगर हम असफल होते हैं, तो हम इस हार को एक सबक के रूप में लेते हैं, ये समझते हैं कि यह पंथ अभी तक इस तरह के जटिल युद्ध अभियानों के लिए तैयार नहीं है और अगली बार रणनीति को सरल बनाते हैं।
डुप्रवेल ने सीधे सादे शब्दों में अपनी बात समाप्त की। उनका लहजा न तो आशावादी था और न ही निराशावादी, बल्कि यथार्थवाद पर आधारित था। और लियो ने चुपचाप सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वो उस सलाह को दिल से मान लेगा। इस बीच वे जब लियो चार्ल्स और डुप्रवेल से मिल रहा था, तब वही ड्रैगन सेना के नवनियुक्त लीजन कमांडरों के साथ बैठकें कर रहा था। अब तक कुल 12 सैन्य टुकड़ियां बनाई जा चुकी थीं, और उन सभी के सेनापति काफी सक्षम व्यक्ति प्रतीत होते थे, जिन्होंने पिछले संघर्षों में नूह के अधीन सेवा की थी, और वे सभी वास्तविक युद्ध के अनुभवी थे। उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद वेया को उनके अनुशासन और तत्परता के बारे में आश्वस्त महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की या अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछे, जबकि उन्हें केवल 14 दिनों में युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा गया था। कुछ लोग पहले तो संशय में थे, खासकर एक कम प्रशिक्षित सेना के साथ हमला करने की व्यवहार्यता के बारे में, लेकिन जब वही ने उन्हें आश्वासन दिया कि ग्रह के चारों ओर मौजूद मानाशील का ध्यान रखा जाएगा, तो उनमें से कई शांत हो गए। वे ने इस बात का सटीक विवरण नहीं दिया कि ढाल को कैसे भेदने की योजना बनाई जाएगी, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि कमांडरों को उनकी बात पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कभी उनके आदेशों पर संदेह नहीं किया। इसलिए शाम का शेष समय होवरक्राफ्ट की तैनाती, कवच की कमी, आपातकालीन माना आपूर्ति, बैकअप प्रोटोकॉल और इस तरह की अन्य तकनीकी चर्चाओं जैसे रसद संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने में व्यतीत हुआ, क्योंकि वे 14 दिनों में तैनाती की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा युद्ध शिविर के भीतर उत्साह का माहौल था। किसी भी कमांडर ने कोई निराशावादी टिप्पणी नहीं की, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आगामी संघर्ष में किसकी टुकड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिर बैठक के लगभग मध्य में वेया को लियो का एक निजी फोन आया, जिसमें लियो ने चार्ल्स द्वारा प्रस्तावित संशोधित युद्ध रणनीति साझा की। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वही ने दृढ़ और संयमित स्वर में सारी जानकारी अपने कमांडरों को दी। अब उन्हें आधिकारिक तौर पर आदेश दिया गया था कि वे अपनी सेनाओं के बीच ये खबर फैलाएं कि ड्रैगन सेना ग्रह नीमों पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला करने जा रही है। यही कहानी थी, और इसे हर सैनिक, हर कनिष्ठ अधिकारी, हर स्काउट, हर क्वार्टरमास्टर, कमांडर के पद से नीचे के हर व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक था। ये धोखा असली लगना चाहिए था, बिल्कुल वास्तविक, मानो नमो ही सचमुच अंतिम लक्ष्य हो। इस बीच असली योजना गुप्त रूप से गुप्त रखी जाएगी, जिसके बारे में केवल शीर्ष पर बैठे लोगों को ही पता होगा। वेर ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही से किया गया कोई भी काम मिशन को खतरे में डाल देगा, और दुश्मन तक पहुंचने वाली छोटी सी अफवाह भी हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। ये कहते समय उन्होंने प्रत्येक कमांडर की आंखों में देखा, और उनमें से किसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। यह एक खतरनाक चाल थी जिस पर वे अपना भविष्य बना रहे थे, लेकिन अगर इसे सही तरीके से खेला जाता तो यह निश्चित रूप से उन्हें कम से कम नुकसान के साथ यह युद्ध जिता देता। अध्याय 529 गलत सूचना। तैनाती से 7 दिन पहले, ग्रह तिथिया, ड्रैगन आर्मी युद्ध शिविर। युद्ध के नगाड़े अभी बजे नहीं थे, लेकिन ड्रैगन आर्मी के शिविर में माहौल पहले से ही उबल रहा था। सेना के कमांडरों को जो गलत सूचना फैलाने के लिए कहा गया था, वो अब तक हर तंबू, हर भोजनालय में फैल चुकी थी, क्योंकि यद्यपि पंथ या उसके बुजुर्गों द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, फिर भी लगभग हर सैनिक को ठीक ठीक पता था कि वे कहां जा रहे हैं। ग्रह नीमों में तो भरपूर माना कोर की नसें हैं, है ना? आपको क्या लगता है कि वे हमें लूटी हुई हर चीज अपने पास रखने देंगे? रखना, भाई, अगर हम जीत जाते हैं तो हम आधिकारिक तौर पर नीमों में स्थानांतरित हो जाएंगे और वहां कानूनी रूप से खनन करेंगे। कुछ भी चुराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बेवकूफ हो। ये तो सबको पता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद दस्ते के कप्तान अपने दल के हर जीवित सदस्य को कोई न कोई कीमती चीज इनाम में देते हैं, एक तरह का गुप्त उपहार। हम किसी भी तरह की खुदाई नहीं करेंगे, हम तो खदानों के पास भी नहीं जाएंगे। अरे चुप रहो तुम सब, पहले युद्ध जीत लो, फिर लूट के बारे में बात करोगे। इसके बाद हंसी की आवाज आए, तनावपूर्ण लेकिन तेज, ऐसी आवाज जो पुरुष इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि वे आराम महसूस कर रहे थे, बल्कि इसलिए निकालते थे क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे घबराए हुए हैं। प्रशिक्षण स्थलों की कतार में थोड़ा आगे अन्य लोग अपनी अपनी बातचीत में मग्न थे, उनकी आवाजें अधिक चिंतित लग रही थीं। बस यही है, जानते हो, इतिहास रचने का हमारा मौका। हाँ, ये महज एक और सीमा झड़प नहीं है। अगर हम नीमों को हरा देते हैं तो पूरा पंथ उठ खड़ा होगा और ये सब हमने ही किया होगा। उसके बाद हम चाहे जिस भी पब में जाएं, हमारा स्वागत युद्ध नायकों की तरह होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि शैडो ड्रैगन हमारे साथ चल रहा है।
वो और ड्रैगन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सच में धिक्कार है। अगर वे दोनों आ रहे हैं तो हमारी जीत पक्की है। आखिर वे दोनों ही पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ने वाले योद्धा हैं। मैं कसम खाता हूं, हम एक स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। इन शब्दों में वजन था, हर अक्षर में विश्वास समाहित था, क्योंकि आम लोगों का ड्रैगन में विश्वास ही वह कारण था जिसने इस युद्ध की धारणा को विस्तारवादी अभियान से बदलकर एक दिव्य धर्मयुद्ध में बदल दिया। फिर भी उनमें से सभी आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं थे। मुझे बस उम्मीद है कि मैं उपयोगी साबित हो सकूं, एक ने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी बनियान की पट्टियों को 5वीं बार कस लिया। हालांकि कोई प्रशिक्षण निर्धारित नहीं था। सुना है कुछ लोग अपनी पहली असली लड़ाई में बिल्कुल घबरा जाते हैं, एकदम जम जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं उन लोगों में से एक नहीं हूं। मेरी भी यही हालत है। मैंने तो कभी असली खून देखा ही नहीं है। फिर आपको नीमो पर इसके बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। बस जब ये शुरू हो तो नजरें मत हटाना। कुछ लोग घबराहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, कुछ अन्य चुप हो गए। लेकिन घबराहट और शंकाओं के बीच भी पीछे हटने की कोई बात नहीं हुई। किसी ने भी छिपने या भागने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि ड्रैगन सेना के पुरुषों और महिलाओं के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यही उनका कर्तव्य था। उन्हें बचपन से ही अजगर की सेना में सेवा करने की महिमा के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही थीं, और आखिरकार उस किंवदंती का हिस्सा बनने का उनका मौका आ गया था। ग्रह नीमो, कमांडर सू बाल का कार्यालय। फुफकार जैसे ही खुफिया अधिकारी दोनों हाथों में एक सीलबंद टैबलेट पकड़े हुए अंदर घुसा, दरवाजा एक तेज सरसराहट के साथ खुल गया। अत्यावश्यक रिपोर्ट, कमांडर, कई स्रोतों ने इसकी पुष्टि की है। सू बाल अपनी सीट से उठे तक नहीं। उन्होंने बस अपना हाथ बढ़ाया, डेटा स्लेट ली और उसके अंदर लिखी बातों को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उसका चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर होता गया। हर गुजरते पल के साथ उसका जबड़ा कसता गया और भौहें सिकुड़ती गईं। अंततः बेहद शर्मनाक, उसने चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठी लकड़ी की मेज पर पटकी, जिससे मेज का कोना चटक गया और उसकी चिकनी सतह पर मकड़ी के जाले की तरह पतली पतली दरारें पड़ गईं। झटका उनके आसपास मौजूद सहायक सहज रूप से सहम गए, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सू बाल ने रिपोर्ट को दोबारा पढ़ते हुए अपने जबड़े कस लिए। उसकी उंगलियां एक के बाद एक संदेशों को स्क्रॉल करती गईं, जिनमें से प्रत्येक में वही भयावह दावा था। पंथ लामबंद हो रहा था, लेकिन कोरल के लिए नहीं, नमो के लिए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सामान्य परिस्थितियों में, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसी रिपोर्ट सिर्फ एक स्रोत से आती है तो मैं उसे खारिज कर दूंगा। शायद 2 स्रोतों से आ सकती है। उसकी आवाज फिर से शांत हो गई थी, लेकिन बढ़ते हुए क्रोध से भरी हुई थी। लेकिन ये 7 है, 7 स्वतंत्र जासूस जो पंथ की अलग अलग शाखाओं में फैले हुए हैं, और सभी एक ही बात की रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके विशाल कद काठी की वजह से कमरे में एक प्रभावशाली छाया पड़ रही थी। कल्ट द्वारा कोरल पर हमला न करने और सीधे नीमो पर हमला करने का निर्णय उनकी ओर से एक रणनीतिक जुआ है। वो इधर उधर टहलने लगा। उन्हें ये पता होना चाहिए कि नीमो पर हमला करने से वे दोनों तरफ से हमले के लिए असुरक्षित हो जाएंगे। कोरल से आने वाली अतिरिक्त सेना उन्हें बीच में ही घेरकर दोनों तरफ से कुचल सकती है। वो थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कोरल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्हें उस बंजर, बेकार चट्टान पर नजर नहीं रखनी चाहिए। वो टहलना बंद करके खिड़की से क्षितिज की ओर देखने लगा, जहां दूर स्थित मीनारें नीमो के दोहरे सूर्यों के प्रकाश में चमक रही थीं। उन्हें अपने बेड़े की गति पर पूरा भरोसा होगा, अपने सैनिकों की क्षमता पर, या शायद वे सचमुच पागल हैं। एक पल बीत गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। वो तेजी से मुड़ा, अपनी डेस्क पर बैठ गया और टाइप करना शुरू कर दिया। तत्काल आदेशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए उसकी उंगलियां तेजी से इंटरफेस पर चलने लगीं। ग्रहव्यापी अलर्ट, कोड रेड। सभी रक्षा प्रणालियां अधिकतम तत्परता पर। बाहरी हवाई क्षेत्र में तैनात प्रहरियों की संख्या 3 गुना कर दी जाए। सतह से वायु पर मार करने वाली तोपों को तैयार और कैलिब्रेट किया जाए। नीमो पर तैनात सभी युद्धपोत पूर्व निर्धारित अवरोधक संरचनाओं में तैनात हो जाएं। फिर दूसरा आदेश आया। प्लेनेट कोरल के सेंट्रल कमांड को संदेश, तत्काल स्टैंड बाय आदेश। सभी हवाई बेड़ों को तैयार रखें और जब ईविल कल्ट के जहाज नीमो पर हमला करने के लिए आ रहे हों तो उन पर घेराबंदी करके हमला करने के लिए तैयार रहें। युद्धक बेड़े को मार्ग के दौरान ही रोकने और नष्ट करने की तैयारी करें। जाल बिछाया जा चुका था, और कमांडर सू बाल को वही गलत जानकारी दी गई जो पंत उसे सुनाना चाहता था,
और वह बिना किसी सवाल के सीधे उसके झांसे में आ गया। सैनिकों को तैनात किया, खतरे की घंटी बजाई और ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसा लियो ने उससे उम्मीद की थी। अध्याय 530। सू परिवार का देवता। बाहरी कक्षा। सू देवता का तैरता हुआ संगमरमर का महल। सू परिवार के नियंत्रण वाले अंतरिक्ष के भीतर कहीं तैरते हुए एक क्षुद्रग्रह के चारों ओर तारे खामोशी से घूम रहे थे, जहां एक विशाल सफेद संगमरमर का महल अहंकार के प्रतीक किसी अतिनिर्मित मंदिर की तरह खड़ा था। ये सू वंश के संस्थापक का क्षेत्र था, उनके संरक्षक देवता का, और सू परिवार के कार्यवाहक मुखिया के अलावा किसी को भी अनुमति के बिना यहां कदम रखने की अनुमति नहीं थी। सू तांग अकेले आगे बढ़ा, उसके बूटों की आवाज चिकनी सफेद फर्श पर गूंज रही थी और महल के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। 5 साल में ये पहली बार था जब उसने चट्टान के इस तैरते हुए टुकड़े पर कदम रखा था, और किसी तरह उस जगह से अभी भी पुरानी अगरबत्ती और अहंकार की गंध आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे अपनी पिछली यात्रा के दौरान याद थी। वो लंबे गलियारे से चुपचाप गुजरा, उसके कदमों की हल्की गूंज खाली संगमरमर पर सुनाई दे रही थी, जिसके अंत में एक सिंहासन खड़ा था, जो पहली नजर में बिल्कुल सफेद था, लेकिन करीब से देखने पर उसमें झुलसे हुए काले रंग की हल्की नसें दिखाई दे रही थी, जो उसके निर्माण की प्रक्रिया का अवशेष थी। सू रेन के दुश्मनों की हड्डियों से पिघलाकर बनाया गया, और अब स्वयं सू देवता उस पर बैठे थे, एक पैर आलस से दूसरे पर टिका हुआ था, उनकी सुनहरी आंखें आधी झुकी हुई थीं और वे अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कदम कदम सू तांग अंततः सिंहासन के आधार तक पहुंचा, रुका और बिना किसी झिझक के कमर झुकाकर प्रणाम किया, अपने हाथों को मजबूती से अपनी पीठ के पीछे रखा। मैं अपने पिता और सू वंश के संस्थापक को प्रणाम करता हूं। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति लगभग हिला भी नहीं। उठो, कुलपति सूतांग। आवाज शांत थी लेकिन तीखी थी, ऐसी आवाज जो आपको चाहे या न चाहे सीधे बैठने पर मजबूर कर देती थी। सूतांग ने ऊपर देखा और सामने खड़े व्यक्ति की सुनहरी निगाहों से उसकी नजरें मिली। सू रेन, सू वंश का जनक, वो व्यक्ति जिसने कालजयी हत्यारे को धोखा देने के लिए कैलिथ, मॉरिस और हेमुथ के साथ हाथ मिलाया था। सू रेन के बाल और आंखें शुद्ध सोने के रंग की थीं। उसने न तो मुकुट पहना था और न ही कोई हथियार, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसकी पूरी उपस्थिति ही एक शिकारी होने का संकेत दे रही थी। वो शिकारी जो न तो भौंकता है और न ही हावभाव दिखाता है, वो शिकारी जो देखता है, प्रतीक्षा करता है और केवल तभी हरकत करता है जब मारने का समय आता है। अगर कोई शेर कभी इंसान का रूप धारण करने का फैसला करता, तो शायद वो सू रेन जैसा ही दिखता, क्योंकि उस आदमी में मानवीय भावनाओं या कमजोरी का कोई निशान नहीं था, बस शांत विवेक और मौन शक्ति। पिताजी, ऐसा लगता है कि आरोहण पंथ एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारी खोजी रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि उन्होंने ग्रह नीमों पर अपनी नजरें जमा ली है। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि सोरोन व्यक्तिगत रूप से इस संघर्ष में शामिल होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस संबंध में आपकी सलाह लेने आया हूं, सूतांग ने कहा, जबकि सू रेन शांतिपूर्वक उनकी आभा का अवलोकन कर रहा था। अपने मन की बात कहो, मैं तुम्हारे हावभाव से समझ सकता हूं कि तुम हिचकिचा रहे हो। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? सू रेन ने पूछा, और सूतांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक सर्वशक्तिशाली सम्राट होने के बावजूद औरा उन चीजों में से एक थी जिस पर उसने अभी तक महारत हासिल नहीं की थी, और इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने अभी यहाँ क्या किया है। जैसा कि उम्मीद थी, आपकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, उसने चापलूसी करते हुए कहा, फिर अपनी आवाज को सुधारते हुए अपना असली अनुरोध रखा। मुझे पता है कि 6 महान कबीले वर्तमान में सार्वभौमिक सरकार के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इस संघर्ष के लिए सार्वभौमिक सरकार या किसी अन्य कबीले से मदद नहीं मांगना चाहते। लेकिन अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए आने के लिए अभी भी कर्तव्यबद्ध हैं। और अगर आप अनुमति दें तो मैं उन्हें इस पंथ के खतरे से निपटने में हमारी मदद करने के लिए बुलाना चाहता हूं। सूतांग ने अपनी विनती करने के बाद झुककर प्रणाम किया। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे सू कबीले की हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने सैनिकों की बजाय उनके सैनिकों को हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए मरते देखना पसंद करूंगा। चूंकि हम अभी भी धर्मी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो जब तक हम कर सकते हैं, इसका भरपूर फायदा क्यों न उठाएं? सू तांग ने तर्क दिया, और सू रेन शांति से उसकी बातें सुन रहा था। नहीं, अंत में सू रेन ने स्थिर और दृढ़ स्वर में कहा, और बिना किसी झिझक के सूतांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये पूरी स्थिति एक जाल की तरह लग रही है।
ये धोखेबाज मॉरिस द्वारा रची गई कोई साजिश है ताकि 6 महान कुलों को घेरकर हमें सार्वभौमिक सरकार के साथ बातचीत की मेज पर वापस लाया जा सके, लेकिन हम इसके झांसे में नहीं आएंगे। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती जिसका मुझे पछतावा है, वह है टाइमलेस असैसिन के पतन के बाद भी राइटियस एलायंस में बने रहना। इसके बजाय मुझे तभी चले जाना चाहिए था और अन्य महान कुलों के नेताओं को भी मेरे साथ चलने के लिए मना लेना चाहिए था, बजाय इसके कि हम सभी सीमित स्वायत्तता के साथ सार्वभौमिक सरकार के शासन के तहत कनिष्ठ भागीदार बनने के लिए सहमत हों। 2000 वर्षों से हम उनके कानूनों का पालन करते आए हैं, उनके आदेशों का अनुपालन करते आए हैं और अपनी भूमि में उनकी उपस्थिति को सहन करते आए हैं। अब वे हमारे शीर्ष प्रतिभाओं को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं, हमारे द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद से मुनाफा कमाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे व्यापारिक संघ के मालिक हैं और अपनी निजी सेना को वित्त पोषित करने के लिए हमसे कर वसूलते हैं। लेकिन अब और नहीं, विश्व मंच पर इस पंथ की वापसी हमें संतुलन बदलने का एक दुर्लभ अवसर देती है, यथास्थिति को चुनौती देने और अधीन नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा हासिल करने का मौका देती है। यह मदद मांगने का समय नहीं है, ये दिखाने का समय है कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, कि हम अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, कि हम अपने दम पर जीत सकते हैं। सू तांग ने अपना सिर झुका लिया, होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन कोई बहस नहीं की। वह जानता था कि उसके पिता का फैसला एक बार हो जाने पर नहीं बदलेगा, इसलिए उसने एक बार फिर झुककर फैसले को स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और गलियारे में वापस चलने लगा। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे, क्योंकि आने वाली मुसीबत का बोझ उसके कंधों पर पड़ने लगा था। धर्मपरायण गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद सू परिवार को इस युद्ध का सामना अकेले करना पड़ेगा।